दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम अपने सास को अपने पक्ष में क्यों करना चाहती हो, जेठानी को क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कविता से एक हफ्ते बाद मायके से लौटी थी। हर बार की तरह इस बार भी वह सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही गई थी, पर वहाँ सबने उन्हें ये कहकर रोक लिया था कि अब उन्हें पीछे की क्या फरीक है। दोनों बेटे ब्याह गए तो अब जब बहुएं घर संभालने को, तो उन्हें घर जाने की किस बात की जल्दी है। सब का प्यार मनोहर देख कविता जी भी मान गई थी और जल्दी वापस आने का अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया था। कविता जी दिल्ली में रहने वाली एक घरेलू महिला थी। पति का अपना व्यापार था और दोनों बेटे आकाश और अनुभव भी बड़े होकर अब पिता के साथ व्यापार को संभालते थे। उनके साथ ही अब उनका व्यापार भी और चमकने लगा था। आकाश की शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जो अब अपनी दादी की सबसे प्यारी सखी बन चुकी थी। बहू शिल्पी के साथ कविता जी की खूब पड़ती। कविता जी के छोटे बेटे अनुभव की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। छोटी बहू काव्या अनुभव की पसंद थी। बेटे की सब पसंद से कविता जी और उनके पति मनोज जी को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए 2 महीने पहले दोनों का धूमधाम से ब्याह हो गया। कविता जी बस यही चाहती थी कि दोनों बहुओं का आपस में प्यार बना रहे। आज जब वो मायके से वापिस आई तो दोनों बहुओं ने उन्हें प्रणाम किया और पोती पीयू तो दादी की गोदी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने घर आकर कविता जी को जैसे बहुत सुकून सा मिला। खैर, स्नान वगैरह करने के बाद उन्होंने देखा कि आज उनकी पसंद का खाना बनाए, कढ़ी चावल और भरवा बैगन। खाना देखती बहुओं पर उन्हें बहुत प्यार आ गया। मन में आया कैसे बेटियों जैसे वो उन्हें प्यार करती हैं। मम्मी जी, थोड़ा और लेना, लगता है आपको मेरी बनाई कढ़ी पसंद नहीं आई। छोटी बहू काव्या बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कढ़ी सच में बहुत स्वादिष्ट बनी और मैंने तो पहले से ज्यादा खा लिए। थोड़ी देर बाद कविता जी अपने कमरे में आकर लेटी तो देखा काव्या आ गई थी। मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं काव्या, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। तुम बताओ, पीछे से सब ठीक रहा? मन तो लगा रहा ना तुम्हारा? जी, आप नहीं थी ना तो बस घर बहुत खाली खाली लग रहा था। कविता जी उसकी बात सुन मुस्कुरा उठी। काव्या अपने कमरे में चली गई और कविता जी नींद के आगोश में। शाम को जब वह उठी तो देखा काव्या फटाफट उनके लिए चाय बना लाई थी। कुछ देर बाद शिल्पी भी आई थी। चाय पूछने पर ये देखकर काव्या ने चाय पहले से बना ली। वह वहीं बैठ गई। काव्या, तुमने भाभी और अपने लिए चाय नहीं बनाई? कविता ने पूछा। जी, वो मैं बस बनाने वाली थी। कविता जी को उसकी हड़बड़ाहट से कुछ अजीब सा लगा। अगले कुछ दिन ऐसे बीते। कविता जी देख रही थी कि काव्या उनका हर काम करने की जल्दी में रहती है। उनके कहने से पहले वो उनका काम कर देती और उनके आगे पीछे डाल डोलती रहती। शिल्पी भी उनका पूरा ध्यान रखती, पर दोनों में फर्क था। जहाँ शिल्पी मन से काम करती नजर आती, वहीं काव्या के लिए ऐसे लगता जैसे वो कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए काम करती हो। कविता जी की अनुभवी आंखें धोखा खा जाए, ऐसा होना तो मुश्किल था। खैर, एक दिन उनका शक यकीन में बदल गया जब उन्होंने दोपहर को काव्या को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। शिल्पी उस दिन अपने मायके गई हुई थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जब वो कोई पत्रिका लेने लॉबी में आई तो उन्हें काव्या की आवाज आई। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करी सास को अपने पक्ष में करने की। उनका सारा काम जेठानी से पहले करने की कोशिश करती हूँ। पता है, उस दिन जब मैंने शिल्पी भाभी से पहली मम्मी जी को चाय पिला दी थी तो शिल्पी भाभी का मुंह देखने वाला था। सच में बड़ा मजा आया। पता है, मेरी शादी में अनुभव के सारे रिश्तेदार शिल्पी भाभी की तारीफ करते जा रहे थे और मुझे उन जैसा बनने की सलाह भी दे रहे थे। बस एक बार मेरी सास मेरे पक्ष में हो जाए तो फिर देखती शिल्पी भाभी को कौन पूछता, फिर सिर्फ काव्या ही नाम होगा।
काव्या किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, शायद कोई सहेली थी या ना जाने कौन थी। और जो भी हो, कविता जी तो उसकी बात सुन दंग रह कि उनकी बहू के दिमाग में ये क्या चल रहा था। उस दिन तो कविता जी ने उसे कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन तो उन्हें हर हालत में उससे बात करनी थी। शिल्पी शाम तक वापिस आने वाली थी और कविता जी नहीं चाहती थी कि वह भी सब जाने, नहीं तो देवरानी जेठानी में एक शीत युद्ध शुरू होने की पूरी गारंटी थी। अगले दिन तीनों पिता और पुत्र जब काम के लिए चले गए तो नाश्ता करने और मेहरी के जाने के बाद कविता जी ने काव्या को बुलाया। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए? काव्या सांस में मेरे शब्दों में बोली। तुम्हारा थोड़ा सा वक्त और तुम्हारी समझ की इस बात को सुन काव्या थोड़ा घबरा गई। देखो काव्या, मैं कोई लाग लपेट कर बात नहीं करना चाहती, सीधा मुद्दे पर आते हुए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ये सुन पर काव्या को तो जैसे काट मार गया, गला सूख गया और जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उसका चेहरा देख कविता जी बोली, डरने की कोई बात नहीं काव्या, मैं तुम्हारी सास नहीं माई हूँ, और अगर बेटी को कुछ समझ ना आ रहा वो तो एक माँ का फर्ज है कि वो उसे सही राह दिखाए। मैं ठीक कह रही हूँ ना काव्या? देखो मेरी बच्ची, तुम अभी इस घर में नई हो, मैं खुश हूँ कि तुमने यहाँ के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख लिए। सच में आसान नहीं होता एक लड़की के लिए नए घर में आकर समाज जैसे स्थापित करना। तुम सिर्फ अनुभव की नहीं, हम सब की पसंद हो, पर तुम्हारी ये बात की सास को अपने पक्ष में करना ये गलत है। तुम सिर्फ सास को ही अपने पक्ष में क्यों करना चाहती हो, जेठानी को क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? और मान लो अगर तुम मुझे अपने पक्ष में कर भी लेती तो वो तो क्या होगा? शिल्पी कितनी प्यारी है, तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार करती है, तुम्हारी सहेलियों को आग्रह कर खाना खिलाती है, तुम्हारी सिर में कितने प्यार से तेल लगा देती है। ऐसी कितनी बातें जो सिर्फ एक बड़ी बहन ही अपनी छोटी बहन से करती है, ये सब दिल से करती है। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा तुम्हारी ये सब काम करने को, और उसे जरूरत भी क्या है तुम्हारे काम करने की? तुम ही बता, क्या उसने कभी तुम्हारे साथ जेठानी वाला रिश्ता रखा है? तो फिर तुम ये सब काव्या को सूप देकर कविता जी समझ गई कि उसे अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास तो है। वो आगे बोली, तुम्हारी तरह अगर शिल्पी भी ऐसे सोचे तो क्या होगा? वो तो मेरे साथ 5 साल से रह रही, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती है, मैं तो पहली उसके पक्ष में हूँ, तो फिर तुम अकेली नहीं रह जाओगी। बेटा ये घर यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं चलता, अगर हम महिला आपस में प्यार और सौहार्द से रहे तो अपने घर को खुद ही स्वर्ग बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा प्यार देकर दूसरा भी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत कहा? काव्या कविता जी उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। आप किसी को ये सब बात मत बताना, मेरी मम्मी को भी नहीं, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेगी। शिल्पी भाभी से भी मैं माफ़ी मांग लूँ भी? माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिल्पो को इस बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात तुम्हारी मम्मी को या किसी और को बताने की, तो भला मैं अपनी बेटी की बातें किसी और को क्यों बताऊँ? कविता जी हंसते हुए बोली। काव्या ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। कविता जी उसके सिर पर हाथ फेरा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने घर को इस पक्ष विपक्ष के झगड़े से बचा लिया।